हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 मैथ्स का पार्ट और क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2018 और मैं क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट लेकर आया हूं बिकॉज स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लैंडस्केप मोड में जो आंसर बुकलेट मिलता है उसको मैनेज करने में होता है। तो आज हम उसका मैनेजमेंट सीखेंगे, कैसे लाइंस का यूज करते हैं, कैसे आंसर देना, वो भी मैथ्स का, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैथ्स में कैसे करें इसमें अब प्रॉब्लम आती है। तो 2018, 19, 20, 21 सबका सीरीज आएगा, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए पाथ आईएएस एकेडमी के वीडियोस को। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको फर्स्ट पेज दिखा, कैसा होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे और ये आपका पार्ट 2 मैथ्स का है। ये सेक्शन 1, 2, 3, 4 मैथ्स के 4 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स, 16 एंड 10 मार्क्स, ऐसे टोटल 50 मार्क्स होते हैं। और सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चंस रहेंगे इच फॉर 2 मार्क्स, 6 इंटू 2 12। एंड सेक्शन 2 में आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे इच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, 4 इंटू 3 12। और सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन रहेंगे इच क्वेश्चन फॉर 8 मार्क्स, 8 इंटू 2 16। और सेक्शन 4 में एक ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन 10 मार्क्स के लिए। बट इसमें आपको और का भी ऑप्शन मिलता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने भी ऑप्शन मिलता है कि या तो पहला का दे या तो है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 6 एंड 3 9 एंड 2 11 एंड 1 12। बट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 13 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स के लिए। आप 50 में 50 स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं 49, 48, 45 तक तो बहुत सारे कर लेते हैं और इजी है इसमें स्कोर करना। इसलिए मैं कहूंगा कि आप मैथ्स के पार्ट को जरूर सॉल्व करें। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, ये पार्ट 2 है, सेक्शन 1 मैक्सिमम मार्क्स 2, वर्ड लिमिट 30। हमें वर्ड लिमिट पर भी फोकस करना है। हाँ, ये जो क्लास रहेगी वो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगी, बट मैं इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें लिखूंगा, मैं बोलता रहूँगा हिंदी में, तो हिंदी के स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ को सुन के आंसर लिख सकते हैं। हमें मेन सीखना है कि आंसर राइटिंग करे कैसे। टाइम बचाने के लिए मैं कुछ चीज़ें लिख कर लाया हूँ, आपके साथ अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 34, 49 एंड दिस। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मींस असेंडिंग, इंग्लिश में लिख दिया हूं, अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, सबसे छोटे वाले को पहले, उसके बाद और टोटल को काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर टोटल 10 numbers, so we can say here total number of terms which is called n is equal to 10. How many numbers term? 10. और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू हाफ इंटू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि हाफ इंटू n बाई 2, अब n क्या था 10, तो आप करेंगे 10 बाई 2th टर्म प्लस n by 2, it means 10 by 2 plus 1th term, bracket close. So median is equal to half of 5th term plus 6। देखो 5 plus 1 10 by 2 5 plus 1 6th term। अब तो हमारे पास स्पेस खत्म। अब क्या करें, मेन प्रॉब्लम यही आती है, यही सीखना है हमें। अब जहां तक आपने फर्स्ट लाइन को लिया है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन से इसको 2 पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहां से आगे लिखना शुरू करेंगे। हाँ, कभी कभी किसी क्वेश्चन में 4 5 लाइन 6 लाइन या कभी 4 लाइन 3 लाइन भी देता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना दिया है। अगर लाइन कम रहता तो हम यहीं से उधर शिफ्ट हो जाते हैं। और आप और सुंदर बनाने के लिए यहां से 3 डॉट के साथ आप स्टार्ट करते हो यहां से, तो और ये ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 3 डॉट दो, फिर यहाँ पर 3 डॉट दे दो, आपका यहां से स्टार्ट बना जाएगा। सो वी कैन से मीडियन इज इक्वल टू 5th टर्म, तो यहाँ काउंट करना होगा 1 2 3 4 5th,
तो इस फिफ्थ टर्म को आप क्वेश्चन पेपर में जो सॉल्व कर रहे होंगे आंसर बुकलेट में, वहां भी फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म को आप सर्कल कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो। तो फिफ्थ और सिक्स्थ बोथ टर्म आर 34, तो पुट हियर 34, सॉरी हाफ इंटू 34 प्लस 34, तो मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ इंटू 68, so that answer is 34। आप यहीं पर आंसर कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ लिख चुके हो, या फिर और भी एक लाइन बढ़ा सकते थे, हेंस मीडियन इज 34। हो गया। चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, निम्न का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन आपको लिखना क्या है, क्योंकि इसमें तो देखते ही आंसर आ जाएगा, आप ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम निकाल दोगे, बट लिखना कैसे है, पूरा नंबर कैसे लाना है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में क्या लिखेंगे कि भिन्न का लघुत्तम बराबर अंश का लघुत्तम बटा हर का लघुत्तम, और उसके नीचे एलसीएम इज इक्वल टू, अब एलसीएम ऑफ भिन्न में अंश क्या है 2 9 7 297 लिख दिया, एंड एचसीएफ ऑफ 573, तो ये किसके बराबर होता है, तो 2 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा। अगर हमें पता होता तो हम लिख लेते, और नहीं पता है तो रॉफ में हम फाइंड करेंगे और फिर यहां डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। बट यहां पर देखो कि 297 सारे के सारे डिफरेंट नंबर है, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। तो एक लाइन और लिख दो, बिकॉज 30 वर्ड को भी हमें फुलफिल करना होता है, और इसका एचसीएफ तो 1 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 9 7 जा 63, 63 2 जा 126/1, तो आप 126, आप ऐसे एक एक लाइन में करके आराम से लिख सकते हो, जितने स्पेस है उतने में हमारा काम हो गया। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका मान निकालना है, भी बढ़िया क्वेश्चन है। स्पेस देखो यहां पर कम हो गया, इस स्पेस में हमें कुछ नहीं लिखा है, कभी कभी आपको डू नॉट राइट हियर लिखा मिल जाएगा, या फिर जो बड़ा वाला है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना हो। क्वेश्चन है यदि इतना बराबर इतना तो इसका मान ज्ञात करें। इफ 1.5 इज इक्वल टू दिस, तो हम कहेंगे कि वी कैन से, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a अपॉन b इज इक्वल टू, ये a यहां पर है और b यहां पर है, क्योंकि क्वेश्चन सामने है, स्पेस बचाने के लिए हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.03 डिवाइडेड बाई 1.5 लिख सकते हैं ना। अब हम यहां क्या कर सकते हैं, अब हम कह सकते हैं यूज a इक्वल टू 0.03 एंड b इज इक्वल टू 1.5। अब फिर यहां से हम इसको ब्रेक कर दें, हम जितने पार्ट में चाहे उतने पार्ट में उसको तोड़ सकते। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसको दिस इंप्लाइज के साथ फाइंड करना है b माइनस ए अपॉन b प्लस ए। यहां वैल्यू पुट कर लेंगे, b के लिए 1.5 माइनस ए के लिए 0.03 डिवाइडेड बाई फिर 1.5 प्लस 0.03, फिर से हम ब्रेक कर लेंगे। हाँ, एक चीज आप अगर याद आता रहे जब भी, तो आप ऐसे ऐसे 3 डॉट नीचे 3 डॉट ऊपर करके चल सकते, फिर यहां से 3 डॉट, फिर यहां से 3 डॉट, और यहां से लिखना फिर से शुरू करेंगे कि 1.5 माइनस 1.5 मीन्स 1.50 भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.47 डिवाइडेड बाई 1.53। दोनों में डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो आप आराम से इसको लिख सकते हो 147 एंड डिवाइडेड बाई 153। अब इसको कैंसिल करेंगे किससे, तो 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 3 से होता है, और 5 3 8 प्लस 1 9 ये भी 3 से होता है, तो दोनों को 3 से कैंसिल कर, काटना नहीं, ऐसे काटने से बचना। 3 4 जा 12, बचा कितना 2, 3 9 जा 27 एंड 3 5 जा 15 एंड 3 49 अपॉन 51 इज द आंसर। बड़ा ही आराम से, और जितना स्पेस है उतना में ही हो जाएगा। ओके,
चलते हैं आगे। ये जो वर्ड्स लिमिट था ना 30 वर्ड्स, तो ये मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, तो आप इसको एक्सीड ना करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैथ्स में जितना स्पेस है उतना स्पेस को यूज कर सकते। अब हमारे पास है ताश के 52 पत्तों, क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं कि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते यदृच्छया निकाले जाते हैं, दोनों के लाल रंग के या दोनों के बेगम होने की प्रायिकता क्या है। जहां आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में या का मतलब प्लस होता है और एंड का मतलब ऑब्लिक होता है। तो खैर कि 2 पत्ते निकाल रहे हैं, दोनों के दोनों लाल आए या फिर दोनों के दोनों बेगम आए। इंग्लिश में क्या कह, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। हाउ मेनी कार्ड्स? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और क्वींस। या तो दोनों के दोनों लाल आए या तो दोनों के दोनं क्वींस रानी आए। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको समझा लूं फिर आगे लिखना सिखाऊंगा। इसके लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स डिवाइडेड बाई फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगा वो फाइंड करना होता है, बिकॉज टोटल तो आपको पता है 52 कार्ड्स हैं, तो 52 में से ही हम पिक कर रहे हैं। तो देखो ताश के गड्ढे में 26 काले और 26 लाल रंग के कार्ड होते हैं। अब जो रेड कलर के कार्ड होते हैं या ब्लैक कलर, जो फेस कार्ड होते हैं, जैसे क्वीन कार्ड की यहां पर बात हुई है, तो फेस कार्ड 4 होते हैं, यानी 4 क्वीन रानियां होंगी, जिसमें 2 लाल कलर की रानियां और 2 काले कलर की रानियां। लेकिन इसको सिर्फ रानी से मतलब है, तो जो 26 कार्ड है उसमें तो 2 रानियां रहेंगी ना लाल, 26 लाल कार्ड में 2 रानियां तो रहेंगी ऑलरेडी। बाकी की 2 रानियां कौन हो सकती है? काले कार्ड वाली। तो जब हम 52 में से खींचेंगे, 2 कार्ड पिक करेंगे, तो ये हो सकता है कि दोनों के दोनों लाल आ जाए, क्योंकि 26 लाल है, दोनों रानी भी हो सकती है लाल में, या फिर 2 रानी काली की भी हो सकती है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 26 + 2 26 + 2 28। लॉजिकली सॉल्व करना है, 11th क्लास के रूल के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, क्योंकि हमारा सिलेबस 10th क्लास तक ही कहता है। और 11th क्लास में जो हम पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आपके पास स्पेस ही नहीं है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके ही ला दिया हूं। ओके, एक बार मैं आपको समझाता हूं कि लिखना कैसे है। तो लिखना स्टार्ट किया हमने। वी नो इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 26, मैं एक बार हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूं, इन 52 कार्ड्स 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड। ये आप ऐसे लिखे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। आउट ऑफ दीज कार्ड्स 4 क्वीन कार्ड एंड 2 रेड एंड 2 ब्लैक क्वीन। ओके, 4 रेड क्वीन कार्ड, 4 हमारे पास रानी है, जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक क्वीन, 2 लाल कलर की रानियां हैं और 2 काले कलर की रानियां हैं। अब यही से हमने देखो लाइन ब्रेक कर लिया, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचेगा, हमें यह आइडिया हो जाना चाहिए। फिर वी हैव रिक्वायर्ड, क्या चाहिए? बोथ रेड और क्वीन। हमें जरूरत क्या है कि दोनों के दोनों रेड हो या क्वीन हो, रानी हो। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 26 तो रेड होते हैं, जिसमें से 2 रानी, ब्लैक वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इस 26 में तो 2 रानियां आ जाएंगी, लेकिन 2 रानी और होती हैं कार्ड में, तो ये भी आपको लेना होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 28। अब टोटल आउटकम भी लिख लें कि टोटल आउटकम कितना होता है? 52। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है? 28 और टोटल कितना है? 52। डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 13 4 जा 13/7/13 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से, इसमें ज्यादा लैंग्वेज था इसलिए मैं लिख कर लाया हूं, सारे क्वेश्चन को लिख के नहीं लाया हूं। जिसमें बहुत ज्यादा लिखना है तो स्मार्ट बोर्ड पर यहां और ऐसे लिखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैं पहले ही लिख लिया टाइम बचाने के। चलिए आगे आइए, क्योंकि मैं यहां एग्जाम नहीं दे रहा हूं, आपको यह भी समझा रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है, और आपको यह भी समझा रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें पूरा मैथमेटिक्स है, तो पहले से लिखने की क्या जरूरत है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास है ये गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? टू स्पेस का तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, और ये भले ही लाइन वाली कॉपी है, हम लाइन को इग्नोर करके चलेंगे। गिवन
2a प्लस बी divided by a plus 4b is equal to 3. We can write this 2a plus b is equal to 3a plus 3 4 जा 12b. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ यहाँ, इससे इधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक ही लाइन में लिख लेंगे. अब हमारे पास क्या है, 2a माइनस 3a इज इक्वल टू 12b माइनस बी. अब यहां से ब्रेक कर ले. देखो पहले ही ब्रेक करके नहीं रख लेना, देख लेना कि आपका ये पहला वाला कितना जा रहा है, और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तो ब्रेक बिल्कुल नहीं करना. तो ये आ गया. अब यहां से चाहो तो 3 डॉट यूज करके फिर यहां पर भी 3 डॉट दे दो और फिर आगे शुरू हो जाओ. कि 2a माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ए इज इक्वल टू 11b. सो वी कैन से a अपॉन b इज इक्वल टू 11 अपॉन माइनस 1. यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो उधर जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा. हम क्या कहेंगे कि वी कैन यूज कैन पुट a is equal to 11 and b is equal to minus 1 in given equation. In given equation a plus b divided by a plus. ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे. अच्छा ये ध्यान है, एक लाइन नीचे भी हमको इस बी में कर दिया है. चलो आगे यूज कर लेंगे. जितना यूज स्पेस है उतना को ही हम यूज करें तो ज्यादा है. पुट द वैल्यू ऑफ ए. व्हाट कैन वी पुट? ए इज इक्वल टू 11 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 2 इंटू माइनस 1. तो 10 डिवाइडेड बाई 11 प्लस माइनस माइनस 2. तो वी कैन से 10 अपॉन 9 इज आंसर. समझ में आया? बहुत ही आसान था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 30 वर्ड में आ गया है. आगे चल. हमारे पास अगला क्वेश्चन है. भवेश ने एक घड़ी 1150 रुपए में खरीदी और 5% मुनाफे के साथ बेच दी. उसने घड़ी किस मूल्य में बेची? भवेश bought a watch for ₹11,150 and sold it at a gain of 5%. At what price did he sell the watch? प्रॉफिट एंड लॉस से 2 मार्क्स का है. ध्यान रखना है जितना स्पेस है इतना में ही लिखें, और स्टार्टिंग से एंड तक हमारा हैंड राइटिंग सेम होगा. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा और लास्ट में छोटा छोटा, इससे भी आपको बचना है. Bought a watch for, okay. Buying price means cost price और cost price is called CP. तो आप कह सकते हो given in question cost price is equal to 1150, और इसका एब्रिविएशन भी यूज कर सकते हो CP. and sold it at gain of 5%. It means profit, यहीं पर लिख लो profit on CP. CP means cost price is 5%. भाई प्रॉफिट तो सीपी पर ही कैलकुलेट होता है जो 5% होगा. तो पूछा है कि एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द वॉच, घड़ी को किस प्राइस पर बेचा गया है. तो हम ये लिख लेंगे कि वी नो सेलिंग प्राइस, या फिर स्पेस काफी है, क्वेश्चन छोटा है तो पूरा लिख सकते. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. अब सेलिंग प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना है 1150 प्लस. अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो कॉस्ट प्राइस का 5%, यानी 1150 इंटू 5/100, क्या हो गया 5%. ठीक है. अब यहां से हमारा स्पेस नीचे नहीं है तो लाइन को ब्रेक कर देंगे, फिर से उस तरफ चले जाएंगे, और हम चाहें तो यहाँ 3 डॉट लेकर ऊपर 3 डॉट दे. याद आए तो दे देना, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं. आप चाहते तो यहीं पर प्रॉफिट आप 5% फाइंड करके लिख लेते और ऐड कर सकते थे. कई सारे मेथड्स होते हैं, बस ये होना चाहिए कि जो चेक करने वाले हैं, जो चेकर्स हैं, उनको ये बातें समझ में आए जो आप लिख रहे हैं.
अब 1 यहां पर आप एसपी लिख लेना, सेलिंग प्राइस तो एक बार लिख लिया हो ना, इसलिए एब्रीविएशन भी यूज कर सकते। एसपी इज इक्वल टू 1150 प्लस। अब इसका कैलकुलेशन आप चाहो तो रॉफ में कर लो या मन में कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 57.5। एक चीज और बताऊं कि मैथमेटिक्स में ऐसे कैलकुलेशन में कटिंग करने से बचना, ठीक है, डायरेक्ट लिखना। तो अब ये हो जाएगा 0.5 और ये 7, 5 एंड 5 10 के लिए 0 कैरी 1, और ये 1207.5 रुपीज। हाँ, एक चीज और, चाहो तो रुपीज लिख दो यहाँ पर या फिर RS लिख दो। इसमें क्या लिखा है, RS लिखा है ना, तो आप RS डॉट लिख दो। ये रुपीज में आप आंसर कर रहे हो, यूनिट लिखना जरूरी होता है और लास्ट में ये आंसर लिखना भी जरूरी होता है। आप सॉफ्ट एब्रीविएशन आंसर का यूज करो या पूरा ANSWER लिखो, आपके हिंदी में उत्तर लिखना, ठीक है। यहां पर हिंदी में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, आपका आंसर, ठीक। आइए आगे देखते हैं। ये तो 6 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो 4 मार्क्स का मिलेगा और वर्ड लिमिट्स कितने हो जाएंगे, 60। आपको स्पेस भी ज्यादा मिलने लगेगा और यही लैंडस्केप मोड ही रहेगा, इसी में आपको देना है। तो आप घर पे भी प्रैक्टिस करें तो ऐसे ही प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट में भी अवेलेबल है आंसर बुकलेट, आंसर बुकलेट ले लें, क्वेश्चन खुद से क्रिएट करके आप कर लें या प्रिंट आउट ले लें, ज्यादा अच्छा है, या फिर हमसे संपर्क करें। बात आइए अकेडमी में आए एक बार। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉलेज एम एंड एन आर इन द रेशियो 4:3। एक लाइन लिख लिया था कि थोड़ा सा भी तो टाइम बचता है। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एम एंड एन इज इक्वल टू 4x एंड 3x। ये 4:3 दिया है तो हमने इसको वेरिएबल में पुट कर लिया 4x एंड 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 100 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द कॉलेज एम and there is no change in number of students of college n, इसमें कोई चेंज नहीं, then the respective ratio becomes 7:5। what is the number of students in college n? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में 100 और शामिल हो जाते हैं m में, तो m को क्या कह रहे थे 4x और n को 3x। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 100 डिवाइडेड बाई 3x, क्योंकि n में कोई नहीं आया है तो हमारा क्या हो गया, रेशियो 7:5 मीन 7/5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 जा 20x प्लस 500 इज इक्वल टू 21x। अब 500, इसीलिए मैं लिख के लाया था कि इसमें लिखने से थोड़ी सी परेशानी। 500 इज इक्वल टू 21x माइनस 20x, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 500। x तो निकल गया। अब पूछा क्या है, देन द रिस्पेक्टिव रेशियो बिकम व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज n। तो हम यहां से, अब वहां तक लिख लियो तो यहां से भी कर सकते हो, लेकिन जब यहां जगह है ना तो आप यहां से भी ऐसे लाइन ब्रेक कर सकते हो और 3 डॉट यहां और 3 डॉट यहां देकर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हम कहेंगे कि नंबर पूरा लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज n इज इक्वल एंड पुट x इज इक्वल टू 500। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज n इज 3 इंटू 500, 300 स्टूडेंट हो गया। जब तक आप आंसर नहीं लिखते तब तक ये पता नहीं चलता चेकर को कि आपका क्वेश्चन जो अपने सॉल्यूशन दिया है वो कंप्लीट हो, ठीक है। इसलिए कंप्लीशन शो करने के लिए लिखना होगा। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये पाई चार्ट। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को कुल 540 अंक प्राप्त हुए, जिसे
निम्न प्रकार से वृत्तालेख में दर्शाया गया है, तो बताइए किस विषय में उसने 108 अंक प्राप्त किए। The following pie chart shows the mark obtained by a student in an examination who scored 540 marks in all. Find the subject in which the student score 108 marks. किसमें 108 नंबर मिले हैं? यहां पर है मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड हिंदी। ये डिग्री में शो किया गया 90 डिग्री, 63, 75, 72 एंड 60। तो हम जानते हैं कि एक सर्कल सेंट्रल एंगल कितने का क्रिएट करना है, 360 डिग्री। लेकिन जानते हुए भी ये चीज लिख के बताना होगा कि एक सर्कल अपने सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये एक लाइन लिख लिया हूं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या है, वी नो अ सर्कल मेक्स 360 डिग्री एट इट्स सेंटर, कि एक वृत्त अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि 540 अंक के बराबर है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेंगे विच इज इक्वल्स टू 540 मार्क्स। देखो क्वेश्चन में लिखा था ना 540, यहां से आप देख सकते हैं कि उसने कितने स्कोर टोटल 540, और 540 को इसने डिग्री में इस तरीके से डिवाइड किया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं कि 540, अब हम क्या कहेंगे 540 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 540। और हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन ने क्या डिमांड किया है कि किस सब्जेक्ट में 108 अंक मिले हैं, तो 108 मार्क्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 108। अब यहां से हम ब्रेक कर लेंगे इसको, और इसको आप रफ में सॉल्व कर लो कि ये कितना हो जाएगा। आप यहां करके मैं दिखा देता हूं, 360 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 108, इससे 12 18 13, और फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 36 2 जा 70, यानी 72 डिग्री हम इसका वैल्यू लिख लेंगे। तो यहां से तो अब इस जगह नहीं है, तो यहां पर ही लिख लेंगे हम 70। ठीक है, 3 डॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और इसको इरेज कर देना, या फिर आप इसको पेंसिल रखना साथ में, और पेंसिल से रॉफ का कैलकुलेशन करना। ठीक है, और इरेज कर देना, नहीं तो पीछे आपको स्पेस मिलेगा। अब हम क्या लिखेंगे कि 72 डिग्री, देखो किसमें, इसमें सोशल साइंस में है ना 72 डिग्री, तो हम कहेंगे कि वी कैन क्लियरली सी इन by chart angle (72 degree) angle in social science. Hence 108 marks obtained by student subject social। ठीक है, आपके पास स्पेस रहे तो पूरा लिखो, नहीं रहे तो कम में लिख दो, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड लिमिट को भी हमें कंप्लीट कर। ओके, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल वैदिक मैथ से एक क्वेश्चन आता है, तो वैदिक मैथ आप लोग तैयार रखना। क्या है, ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम से हल करें और उत्तर की जांच बीजांक द्वारा करें। यूजिंग ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम एंड चेक द आंसर बाय बीजांक। तो बीजांक क्या होता है ये भी हमें जानना चाहिए, और ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम का कैलकुलेशन क्या होता है ये भी हमें जानना है। तो ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम का कैलकुलेशन अगर आपको पता है तभी ये सॉल्व हो जाएगा, इसके स्टेप्स लिख पाएंगे। तो एक बार मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि ऊर्ध्वत्रिक व्यायाम से हम सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन। जैसे हमारे पास क्या है, ये रफ वर्क है, ध्यान रखना 321 इंटू 452। आपको ये रफ वर्क कर लेना है,
ताकि स्टेप्स लिखने में आसानी हो, स्टेप्स में आपको कुछ याद ना करना पड़े। 3 2 जा 6, इसमें हम कितने प्रोसेस फॉलो करते हैं, 1 2, फिर 1 2 3 1 2 एंड 1, ये 5 स्टेप्स फॉलो होते हैं, यानी मिनिमम आंसर 5 डिजिट में आएगा, ये तो हमें पता है। तो इसको उर्दू में मल्टीप्लाई 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 2, और 2 इंटू 2 4 एंड 5 9। अब 3 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट तक तो हो गया, 3 2 जा 6 एंड 4 1 जा 4, 6 एंड 4 10 एंड 5 2 जा 10, 10 एंड 10 20 के लिए 0 कैरी 2। अब फिर से 2 डिजिट का हम मल्टीप्लीकेशन जैसे कर रहे थे वैसे ही करके आगे बढ़ जाएंगे। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 8 एंड 2 10 एंड 15, 25 के लिए 5 कैरी 2 एंड 3 4 जा 12, 12 एंड 2 14। तो आंसर क्या हो गया, 14092। ठीक है, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है, लिखेंगे कैसे वो स्टेप्स समझिए। इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ उर्दू त्रिगुव्याम वी फॉलो दिस 5 स्टेप्स। ऐसे ऐसे आप स्टेप्स शो कर देंगे, उर्दू में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिजिट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 डिजिट, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 डिजिट एंड उर्दू ये दे देंगे कि 5 डिजिट में तो आंसर आएगा। अब स्टेप 1 में क्या होगा, तो हम राइट हैंड साइड से मूव करते हैं। तो स्टेप 1 आप लिखेंगे कि 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। स्टेप 2 में क्या किया है, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1। अब डायरेक्ट लिखो, 2 2 4 एंड 5 9, और आंसर में भी लिखते चलो इधर से, खैर वो तो लास्ट में भी लिख लेंगे। स्टेप 3 में क्या हुआ है, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस फिर बीच वाला 5 इंटू 2, और अब पूरा लिखिए, 3 इंटू 2 इंटू 3 6 एंड 4 10 एंड 10 20, तो 20 लिख दिया। अब आगे चलो, अब नेक्स्ट क्या हुआ है, 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, लेकिन अब यहां पर रुक जाना है। अब यहां से आंसर भी लिखिए, लास्ट से आंसर शुरू करते हैं। जैसे ये 2 आया है तो ये तो 2 सिंगल डिजिट में रहे तो वो आपका आंसर हो जाता है। फिर ये 9 तो यहां 9, फिर ये 20 के लिए 0, और ये कैरी इसमें आके ऐड होता है, तो आपको इसी प्रोसेस में शो करना होगा। 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा 8, 15 एंड 8 23 एंड 2 25, तो 25 के लिए 25 यहां लिख दीजिए, बट आंसर में यहां आएगा 5 और कैरी 2 आगे के लिए आएगा। तो 4 स्टेप क्या है, सॉरी स्टेप 5th, 4 तो हो गया, स्टेप 5th क्या कह रहा है कि आपने 4 इंटू 3 किया है, 4 इंटू 3 प्लस कैरी 2, ये कितना हो जाता है 14। अब ये लास्ट है तो पूरा लिख देते हैं 14509 14509, ठीक है ना, ताकि वहां से हम देख देख के कैलकुलेशन कर सके कि क्या लिखा है। ये तो है हमारा आंसर, ओके, कि हल कर लिया, एक तो हमारा उत्तर ये आ गया, लेकिन अभी बीजांक से जांच करना बाकी है, और ये करने के बाद इसको आप इरेज कर देना, ठीक है, इसको नहीं रखना सामने, इसको भी नहीं, क्योंकि आपने सारी बातें लिख दी है। ये क्वेश्चन 4 नंबर के लिए तो इतना काफी था, लेकिन और भी दिया है तो चलो करते हैं। अब क्या बोला है, बीजांक से जांच, तो हम लिखेंगे चेकिंग, सॉरी चेक द आंसर बाय बीजांक। तो यहां आप हेडिंग लिख देना कि क्या कर रहे हो, चेकिंग द आंसर बाय बीजांक, ठीक है। अब बीजांक क्या होता है तो वो लिखिए, आप लिखिएगा यहां बीजांक ऑफ, देखो मैं इस लाइन से ऊपर लिख रहा हूं, अगर ऊपर वाले लाइन को पकड़ के लिख रहे हो तो ऊपर वाले को लिखना, ऐसा नहीं कि आधा ऊपर आधा नीचे, एक ही लाइन में सब लिख लेना। बीजांक ऑफ यह है 3 2 1। अब बीजांक क्या होता है, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2, 5 एंड 1 हमेशा सिंगल डिजिट में रहेगा। फिर अब बीजांक ऑफ, फिर क्वेश्चन में क्या है 4 5 2, 4 5
2, तो इसका क्या हो जाएगा 4 + 5 + 2, 4 + 5 + 2, 9 + 2 11। अब 11 का बीजांक 1 + 1 = 2, ये हुआ। डबल डिजिट में कभी बीजांक नहीं होता, ध्यान रखना। अब बीजांक ऑफ आंसर, ये बीजांक ऑफ क्वेश्चन हो गया, बीजांक ऑफ आंसर। बीजांक ऑफ आंसर कितना है 1 4 5 0 9 2, इस सबको प्लस करेंगे 1 प्लस। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, मन में भी प्लस करके लिख सकते हो, स्पेस की कमी है। 1 + 4 5 + 5 10 10 + 9 19 + 2 21। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पर 21 लिखेंगे। अब 21 होता नहीं तो 2 + 1 = 3। अब हमारा उत्तर सही कब होगा, तो हम क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ numbers in questions, product of बीजांक ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ बीजांक ऑफ numbers is equal to बीजांक ऑफ n। ठीक है, अब बस लिख देंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ये क्या है 6 और 2, यानी 6 × 2, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन। और इसके बराबर क्या होना चाहिए 3, ये हमें चेक करना है। तो 6 × 2 क्या होता है 12, तो 12 का बीजांक क्या हो जाएगा 1 + 2, 12 का बीजांक क्या हो जाएगा 1 + 2 मीन्स 3। तो हम कहेंगे तो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये आंसर का बीजांक हमारा कितना आया था 3, और हमारे क्वेश्चन का प्रोडक्ट कितना आया 6 × 2, और ये 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जो कि नहीं है, तो आगे चेक किया 6 × 2 12 हुआ, तो 1 + 2 3 लिख दिया, तो ये बराबर कर गया, तो आंसर। तो ये हो गया बीजांक से आंसर की जांच। तो ये प्रॉपर हमारा मेथड के थ्रू सॉल्व हो गया। चलो अब हमारे पास है सेक्शन 3, मैक्सिमम मार्क 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करें हम, आइए देखते हैं। एक अनुक्रम में 7 पद शामिल है जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। अनुक्रम का माध्य 80 है। यदि 20 को प्रत्येक पद में जोड़ा जाता है और प्रत्येक पद को 2 से विभाजित किया जाता है ताकि नया माध्य m मिले, तो मूलधन और माध्य m के बीच मूल माध्य और नए माध्य, मूल माध्य और नए माध्य m के बीच का अंतर निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास वही चीज आंसर में इंग्लिश में भी दिया है, आपने पढ़ लिया होगा अब तक। चलो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। मैं लिखूंगा इंग्लिश में, बोल रहा हूं हिंदी में, तो अब जो मैं बोल रहा हूं वहां से आप लिख सकते। कुछ लाइन लिख चुका हूं मैं। लेट द 7 टर्म्स आर ए बी सी डी ई एफ जी आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्वेश्चन ने बोला है ना, द सीक्वेंस कंसिस्ट 7 टर्म्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब क्वेश्चन ने बोला है तो हम कर लेंगे, लिख लेंगे एक लाइन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, हमें ये पता है लेकिन हमें लिखना होगा। अब आगे क्या बोला है, मीन कितना है, मीन वैल्यू ऑफ सीक्वेंस, मीन वैल्यू ऑफ सीक्वेंस इज 80। तो हम मीन की जगह हम क्या रख लें 80, और 80 इक्वल्स a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g and divided by 7. तो 8 7 जा 560. तो we can say the value of a plus b plus c plus up to plus g, ठीक है ना, बीच का नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इंटू 8 7 जा 560। इसको हम इक्वेशन 1 करके आगे हमारे पास 8 मार्क्स का है, वर्ड लिमिट 100 है, तो स्पेस भी है, तो भरपूर लिखने का हमारे पास जगह है। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन भी रखना है और यहाँ पे स्पेस भी देना है, इसका ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है,
if 20 is added to each term and each term is divided by 2, we get new mean as m. जितने भी टर्म है सब में 20 प्लस करो और डिवाइड करो उससे किससे 2 से, तो हम ये लिखेंगे कि आफ्टर एडिंग 20 and dividing by 2 each term, we get m. m means new mean, है ना? m क्या है? न्यू मीन इज इक्वल टू, अब न्यू मीन कैसे मिलेगा? सभी टर्म में हमें क्या करना है? 20 ऐड करना है. इट मींस a प्लस 20, मैं इसको ऊपर कर ले रहा हूं, a प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस p प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस p प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ऐसे चलता रहेगा कहां तक? g प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर तो प्लस, और इस पूरे को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से. पूरे को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें न्यू मीन मिल जाएगा. अब ये न्यू मीन क्या होगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 आके इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी 7m इज इक्वल टू, अब इस सब का एलसीएम कितना होगा? सबका एलसीएम 2 होगा. अब ऊपर क्या बचेगा? 2 1 जा 2, यानी a प्लस 20 प्लस b प्लस 20 प्लस c प्लस 20 प्लस d प्लस 20 प्लस, नहीं इतना स्पेस नहीं है तो हम इसको सीक्वेंस शो कर देंगे, अप टू प्लस c प्लस 20. ठीक है, अब ये 2 इधर है तो 2 को इधर फिर से लाते हैं तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, कितना हो जाएगा? 14m इज इक्वल टू, अब देखो क्या है? a प्लस बी, और ये 20 कितनी बार आएगा? 7 टाइम, तो 7 टाइम 20 कितना हो जाता है? 140 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस अप टू प्लस c. ठीक है, यही है ना? तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यू मीन इज इक्वल टू, तो आप यहां से देखें कि अभी अभी हमने एक इक्वेशन 1 किया था कि a प्लस बी प्लस सी प्लस जी तक कितना था? 560. तो यहां पुट कर सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस जी तक 560. तो जो आपको ये वैल्यू मिला है वहां पर हम 140 प्लस 560 पुट कर देंगे, और ये था 14m. तो m इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 700 डिवाइडेड बाई 14, ये कितना हो गया? 50. न्यू मीन ये हो गया 50. क्वेश्चन क्या बोला था? तो अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो यहां तक जाके हम यहां से ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, अब हम लिखेंगे डिफरेंस, यहां से 3 डॉट और यहां से 3 डॉट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस between given mean and new mean is equal to 80 minus 50, it means 30. इस तरीके से हमें 8 नंबर बड़े आराम से मिल जाए. ठीक है, यही फाइंड करना था ना हमें, दोनों का डिफरेंस. ओके, डिफरेंस बिटवीन m एंड ओरिजिनल मीन. तो न्यू मीन हमने लिख दिया है और ओरिजिनल मीन. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए, स्पेस का ध्यान रखते हुए आप सॉल्व करेंगे, बड़े आराम से नंबर मिलेगा. चलो, हमारे पास एक और क्वेश्चन है बोर्ड एंड स्ट्रीम से. क्वेश्चन क्या है कि किसी नदी के एक ही किनारे पर 2 बिंदुओं P और R के मध्य बिंदु Q है. कोई नाव P से R तक 16 घंटे 40 मिनट में. तो इसको भी आप एक बार शॉर्टकट से ना सॉल्व कर लेना जल्दी से कि कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ना. 40 मिनट में आ सकती है यही नाव, 12 घंटे में P से Q तक जाकर वापस आ सकती है. इस नाव को R से P तक जाने में क्या है? तो एक बार डायग्राम के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू इसको सॉल्व भी कर लेते हैं.
ये देखो इंग्लिश वाला क्वेश्चन क्या है, ऑन अ रिवर Q is midpoint between 2 points P and R. Here the points P and here the points R. Okay, and Q is the midpoint. ये भी लिख लेना. It means P to Q and Q to R. तो हम कह सकते हैं PQ is equal to QR. Okay, कह सकते हैं ना. अब आगे चलते हैं. A boat can go from P to R in 16 hours. यानी P से R तक 16 घंटे में गया. तो हम लिखेंगे टाइम टेकन टू गो P to R is equal to 16 hour 40 minutes. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि P से R तक, तो P से Q तक कितना लगेगा, तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P टू Q इज हाफ ऑफ 16 आवर एंड 40 मिनट्स का, तो डायरेक्ट लिख दो 8 hours 20 मिनट्स लगेगा ना, यहां से यहां जाने में, और यहां से यहां जाने में भी 8 घंटा 24 मिनट, तो हमने एक ही लिखा. आगे चलते. इट कैन गो एंड रिटर्न बैक फ्रॉम P टू Q इन 12 hours. यानी P से Q तक जाना और Q से P तक आना. तो हम लिखेंगे फिर से टाइम टेकन टू गो कहां बोला है, P टू Q एंड रिटर्न उधर स्पेस छोड़ रहा हूं, एक बार देख लेते हैं स्पेस है कि नहीं. स्पेस तो सफिशियंट है, फिर भी अगर जरूरत पड़े तो आगे भी तक भी हम लिख सकते हैं. एंड रिटर्न Q टू P in 12 hours. इन 12 जो है वो हमने लिख लिया कि 12 घंटे में जाके आ सकता है. कहां से कहां तक, P टू Q. P से Q तक जाने में लगेगा इसको, और आने में भी 12 घंटा. लेकिन हमको पता है कि P से Q तक जाने में 8 घंटा 20 मिनट लगता है. तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें समझाना ज्यादा पड़ेगा टाइम, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत कम है. टाइम टेकन टू P से Q तक जाने का है ना 8 घंटा, टू रिटर्न Q टू P इज इक्वल टू 12 माइनस 8 hour 20 मिनट्स. ठीक है, ये 12 आवर था कि 12 घंटा में ये जाके आ सकता है, और सिर्फ इसको जाने में लगा है 8 घंटा 20 मिनट, तो बाकी समय आने में लगेगा, क्योंकि धारा की दिशा में कम टाइम लगता है, धारा की दिशा में ज्यादा, धारा के दिशा में कम लगता है, धारा की विपरीत दिशा में ज्यादा लगता है. तो गया होगा विपरीत दिशा में. ओके, ये हमने माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 12 माइनस 8 इज 4 माइनस 20 इज 3 hour 40 मिनट्स. अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम R टू P, यानी R से P रिटर्न आने का टाइमिंग पूछा है. तो R से P इसको रिटर्न आना है तो कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे हेंस टाइम टेकन टू गो R to P is equal to twice the time taken to go Q to P. कैसे, एक बार फिर से देखिए कि इसको R से P तक रिटर्न होना है और Q से P का है, तो ये दोनों इक्वल है ना, तो R से P क्या है, Q से P का दुगना है. बस हो गया हमारा सॉल्यूशन.
कि हमारे पास तो पता है कि Q2P कितना है 3 आवर एंड 40 मिनट्स, तो ट्वाइस ऑफ 3 आवर 40 मिनट्स इज इक्वल टू 7 आवर्स 20 मिनट्स इज योर करेक्ट। समझ में आया? स्पेस था, हमने स्पेस का इस्तेमाल किया, बच गया तो कोई बात नहीं। ये जो वर्ड्स लिमिट है ना 100, ये मैक्सिमम वर्ड है, इसके अंदर ही रहना है, इसको एक्सीड, इसको पार ना करे, इससे ज्यादा ना लिखे, ठीक है। चलो सेक्शन 4, ये क्या है? निम्नलिखित तालिका में किसी राज्य के 2 जिलों ए और बी के बुनियादी क्षेत्र में निवेशित राशि करोड़ रुपए में दर्शित है। तालिका का अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये है तालिका, ये है करोड़ रुपीस, ये कोर एरिया, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, थर्मल, सोलर, न्यूक्लियर और टोटल भी करके दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट ए डेटा क्या है? डिस्ट्रिक्ट ए का 1995 और डिस्ट्रिक्ट बी का 1996, सॉरी डिस्ट्रिक्ट ए का 1996, डिस्ट्रिक्ट बी का 1995 और डिस्ट्रिक्ट बी का 1996 का डेटा हमारे पास है और 4 क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास 1 2 3 4 क्वेश्चन और उसके बाद एक और है कि गणित में अथवा राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्टा इन मैथमेटिक्स, कि आर्यभट्ट का मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में लिखना है। दोनों में से कोई एक लिखिए, 10 नंबर लीजिए। उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 2.5 मार्क्स का होगा। 3 भी सही होता है तो 7.5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन इसको पूरा लिखने पर भी 7.5 नंबर मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें एवरेज मार्किंग होती है, इसमें 5 6 7 नंबर ही मिलते हैं। बहुत अच्छे लिखेंगे तो 7 8 मिल जाए, लेकिन यहां से आप 10 में 10 ले सकते हैं। तो चलो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा लेंदी जरूर दिया है, टाइम टेकिंग जरूर दिया है, लेकिन वर्ड लिमिट भी हमारे पास कितना है इसमें? वर्ड लिमिट 125 वर्ड है। तो देखो करेंगे क्या कि जो भी स्पेस अब तक मिल रहा था ना, जैसे ये स्पेस मिला था, ठीक है, और इतना भी उसके लिए देता है, इससे भी ज्यादा देगा, तो इसको आप ऐसे और ऐसे 4 भाग में बांट लेना, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, चारों का सोल्यूशन कर देना। मैं ऑलरेडी सोल्यूशन लेकर आया हूं, बिकॉज इतना ऊपर बार बार ये चार्ट को देखने के लिए और फिर इस क्वेश्चन को देखने के लिए काफी टाइम लग सकता था, और स्क्रॉलिंग में आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है 2018 का, आप देख सकते हैं, और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी यहां पर दिया हुआ है और यही सारे क्वेश्चन है। ओके, मेंस का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। हम क्वेश्चन को यहां से पढ़ेंगे और यहां से डील करेंगे। आप भी वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए या क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर आंसर को समझिए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, 1995 की तुलना में 96 में 2 जिलों ए और बी में कुल निवेश लगभग कितना प्रतिशत अधिक हुआ? तो 96 में कितना अधिक हुआ? तो 95 से 96 का हमने डेटा लिख लिया, यहां पर 95 है, यहां पर 96। क्वेश्चन क्या पूछा है? कितना प्रतिशत अधिक, मतलब प्लस, है ना, यही हमें फाइंड करना है। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितना अधिक, ये कैसे निकलेगा? तो 95 में ए और बी का डाटा हमने इस ग्राफ से ले लिया है कि 95 में ए का टोटल कितना है 2923 और बी का टोटल कितना है 7081.6, दोनों को जोड़ लिया। 96 में भी ए और बी का दोनों का जोड़ लिया, डिफरेंस निकाल लिया, और परसेंटेज के लिए क्या कहते हैं? डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाई। अब 95 से 96 पर जाना है, इसलिए हमेशा 95 वाला डिनोमिनेटर बनेगा, इसका ध्यान रखना। अब इसको डेसिमल के बाद एक डिजिट था, डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई कर लिया 100 से, आ गया हमारा आंसर। बट ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, तो आप इस वाले डिवीजन मेथड से आप जाकर आंसर फाइंड करना, डेसिमल के 2 डिजिट तक फाइंड कर लेना, थोड़ा सा तो काम कराएगा। दूसरा क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्या है? अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन क्या है, ये भी देख लीजिए। What is the ratio of difference of investment in district A on electric and thermal? कि इलेक्ट्रिक और थर्मल का डिफरेंस का रेशियो क्या होगा, और उसमें कितना 1995 और 1996 का डिफरेंस। तो 96 में से 95 को माइनस किया तो ये मिला, और ये 96 और ये 95 है, माइनस करेंगे तो भले ही माइनस आएगा, लेकिन डिफरेंस में नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव ही लेंगे। अब रेशियो क्या हो जाएगा? 239.0 और 66.5, डेसिमल के बाद 1 डिजिट कटाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 का क्या सॉल्यूशन है और क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1995 एंड 1996 इन डिस्ट्रिक्ट बी
was that of the investment of district A in the same year approximately how many time? तो क्या कहा, let investment of district B is x time of investment of district A. तो we can say investment of B, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, investment of B is equals to investment of A into x, यानी x time of A. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b अपने जगह पे रहेगा और a डिवाइड कर देगा, तो b ऊपर और a नीचे, ये हमें समझना था। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि हाउ मेनी टाइम्स का क्वेश्चन है तो किसको ऊपर किसको नीचे रखे। तो आपने देख लिया b इन्वेस्टमेंट ऑफ b इन्वेस्टमेंट ऑफ a, तो 1995 और 1996 का टोटल इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ए का कितना रहा ये, और 1995 और 6 का b का इन्वेस्टमेंट रहा ये। तो हम b को ऊपर रखें, a से डिवाइड किए, डेसिमल डेसिमल को कैंसिल किए, ये आया। अब इसको थोड़ा सा घटाने में आपको टाइम लग सकता है, आंसर क्या आ जाएगा 2.40 टाइम्स। क्वेश्चन लेंथी है, आपको नंबर ऐसे ही नहीं दे रहा है, तो सॉल्यूशन तो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन डिस्ट्रिक्ट बी शोज द सेम रेट ऑफ इंक्रीज इन 1997, यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है बी का वो 1997 में उतना ही इंक्रीज करेगा जितना कि वो 1995 से 1996 में था। एक बार समझाता हूं इसको, मैं यहां लिख रहा हूं 1995, 1996 एंड 1997 कि यहां से यहां तक तो कुछ परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, तो जितना यहां से इंक्रीज हुआ वहां पर भी यहां पर भी इक्वल ही इंक्रीज होगा, इक्वल परसेंट इंक्रीज होगा। तो अगर हमें 1995 टू 1996 का परसेंटेज इंक्रीज मिल जाए तो 1996 से हम फाइंड कर लेंगे 1997 का। वही किए हैं कि हमने क्या देखा कि 1995 में इन्होंने कितना, 1995 में 7,081.6 का इन्वेस्टमेंट किया था बी में, और 1996 में इतना किया था। तो दोनों का डिफरेंस और 1995 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज इंक्रीमेंट। ये डायरेक्ट किया है, ठीक है, स्पेस की कमी की वजह से या फिर बहुत लेंदी क्वेश्चन हो रहा है। तो बाकी की चीजों को आप अंदर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये कब का है, ये है 1996 का और ये है 1995 का, और 1995 से ही डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई किए 100 से, हमको मिल गया 18% अप्रॉक्स, ये 17.97 समथिंग आएगा। यहां का कैलकुलेशन थोड़ा टफ है तो करना होगा। तो 18%, अब 18% हम बढ़ा देंगे, 1996 का ये है, और 17 के लिए 100 प्लस 18 इक्वल्स टू 118, तो 118% से जैसे ही फाइंड किए तो हमको 1997 का इन्वेस्टमेंट आ गया कि 985.36। ओके, अब दूसरा जो इसमें अथवा वाला था, अगर वो आप लिखने चलते तो आर्यभट्ट के बारे में लिखा है। अब इसको पढ़ना और बताना संभव नहीं है, लेकिन मैंने आपको कुछ पॉइंट शो कर दिया है कि आपको उनके बारे में सबसे पहले क्या बताना होगा कि आप उनके जन्म के बारे में बताइए कि उनका जन्म बिहार में हुआ था 700, ये कब हुआ था 476 ईस्वी में। आधुनिक पटना, आज पाटलिपुत्र जो पहले था पटना है, आर्यभट्टीय नाम की उन्होंने बुक लिखा था। फिर उन्होंने क्या क्या चीजें की थी उसके बारे में एक बार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पढ़ लीजिए। उनकी किताब का नाम क्या था, कौन कौन से बुक उन्होंने लिखा था, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा। इसको वीडियो में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। और बाकी मेंस के किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप पाथाइस से जुड़िए या यूट्यूब चैनल से जुड़िए या आकर इंक्वायरिंग कीजिए, कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।